जीरा, धनिया, इलायची, कैस्टर में अब तेजी या मंदी, इन चार कमोडिटी में आने वाले दिनों में किस तरह मूवमेंट हो सकता है? भाव बढ़ेंगे या घटेंगे, या क्या होगा? इस पर बात करेंगे पृथ्वी फिनमार्ट के कमोडिटी डायरेक्टर मनोज कुमार जैन से। मैं हूं कमल शर्मा। मनोज जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। नमस्कार कमल जी। जी नमस्कार मनोज जी। अब जीरे की बुआई छिटपिट शुरू हो चुकी है। हालांकि बुआई के अंतिम डेटा जनवरी के पहले सप्ताह तक आ पाएंगे। इस सीजन में जीरे की कीमतों पर एक दबाव देखने को मिला, और जीरे के प्राइस अब किस तरह मूवमेंट होने की संभावना आपको नजर आती है? बिल्कुल कमल जी, हम देख रहे हैं कि पिछले साल ये कमोडिटी काफी दबाव में रही थी और हमने 20,000 के स्तर के भी नीचे यहाँ जीरे की कीमतों को फिसलते हुए देखा था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले काफी समय से कीमतें एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखा रही है और हमने देखा कि 18,500 से 20,000 के दायरे में काफी अच्छा कंसोलिडेशन इस कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सोइंग का जो सीजन है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे जो सोइंग की नंबर्स किस तरह के आते हैं वह काफी कुछ यहाँ पे आगे जो है दिशा निर्धारण इस कमोडिटी का करती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कोल्ड वेदर जो है बनना शुरू हुआ है नवंबर के फर्स्ट वीक से ही, तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि यहाँ पे आगे जो मौसम का रुझान है वो जो है कह सकते हैं कि जो ठंडा जो वातावरण है वो ज्यादा समय के लिए रह सकता है। और ये वेदर सेंसिटिव कमोडिटी होने के चलते यहाँ पे निश्चित रूप से किसान इस चीज को ध्यान में रखेंगे। और अगर वहां पे इस कमोडिटी की सोइंग जो है वो अगर गिरावट दिखाती है तो फिर हमारा मानना है कि नए क्रॉप सीजन में यहाँ पे जो है फिर से इस कमोडिटी में बढ़त देखने को मिल सकती है। तो हमारा मानना है कि एक अच्छा कंसोलिडेशन इस कमोडिटी में देखने को मिला है, तो अब यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट की संभावना इस कमोडिटी में नजर नहीं आती है। और जीरा में मेरा मानना है कि 20,000 से 19,500 की रेंज में जीरे में बाइंग की रणनीति बना करके चल सकते हैं। 18,800 के नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और अगर मैं थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करूं, अगर अगले 1 से 2 महीने की, जब तक यहाँ पे सोइंग के नंबर्स भी आ जाएंगे तब तक ये कमोडिटी हमारा मानना है कि 21,500 तक के स्तर जो है भारतीय बाजारों में दिखा सकती है। तो यहाँ से ज्यादा गिरावट की संभावनाएं नहीं लगती है। 20,000 से 19,500 की रेंज में इसको एक्यूमुलेट करें 18,800 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में 21,500 तक के लक्ष्य जो है वो रख सकते हैं। जी। और इसी तरह धनिया को हम देखें तो अब धनिया की भी बुआई जो है सभी राज्यों में लगभग शुरू हो रही है, और कुछ जगह हुई भी है छिटपिट। लेकिन हमने देखा कि इस साल इसमें खासा उतार चढ़ाव देखा गया कीमतों में, और भाव भी सीजन की शुरुआत की तुलना में अब बढ़े हैं। तो धनिया की बुआई हालांकि अभी गुजरात में शुरू नहीं हुई है, राजस्थान में भी बहुत मामूली सी है, एमपी में कुछ जगह होने के समाचार हैं। तो मनोज जी, धनिया पर आपका क्या ओपिनियन है? धनिया में मेरा आउटलुक जो है वो पॉजिटिव है कमल जी, और मेरा मानना है कि धनिया हो सकता है वर्ष 2026 की सबसे बेहतर जो है कि एग्रो कमोडिटी साबित हो सकती है। क्योंकि हमने देखा है कि यहाँ पे जो स्टॉक है वहां पे लगातार जो है कंजम्पशन के चलते गिरावट जो है देखने को मिली है। और जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है वो ग्रेजुअली अब कम होते हुए नजर आए हैं। राजस्थान में गत वर्ष भी सोइंग कम थी और इस वर्ष भी हम देख रहे हैं कि सरसों के जो भाव है वो काफी बेहतर है, तो किसानों का रुझान वहां पे रहेगा। चने के भी भाव बेहतर हैं, तो राजस्थान में चने की सोइंग की तरफ भी जो है किसानों का रुझान रहेगा। और जिस तरह से मैंने वेदर सेंसिटिवनेस की बात की, और यहाँ पे बारिश भी जो है ओवरऑल जो भी धनिया के जो सोइंग स्टेट्स है मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तो वहां पे बारिश भी काफी अच्छी हुई थी। तो उसको देखते हुए इस बार गेहूं के ऊपर जो किसानों का रुझान है वो काफी ज्यादा है। तो मेरा मानना है कि मध्य प्रदेश में भी इस बार जो धनिया की बुआई है वो पिछड़ती हुई नजर आएगी। राजस्थान में गत वर्ष भी बुआई कम थी और इस वर्ष भी कम रह सकती है। गुजरात के जो सोइंग के नंबर्स है वो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे धनिया के लिए। और गुजरात की सोइंग के जब नंबर्स आएंगे और अगर वो गत वर्ष के अगर सोइंग बराबर ही रहती है तो भी यहाँ पे कीमतों में एक अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है। और वहीं अगर गुजरात में भी सोइंग कमजोर होती है गत वर्ष की तुलना में, तो फिर एक बड़ी तेजी ये कमोडिटी वर्ष 2026 में दिखा सकती है। तो ओवरऑल एग्रीकल्चर कमोडिटीज में धनिया जो है वर्ष 2026 के लिए एक बेहतर कमोडिटी साबित हो सकती है।
धनिया में हमारा मानना है कि 8,200 से 7,900 की रेंज में इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। और इसमें जो स्टॉप लॉस है वो 7,440 का रखना चाहिए। और शॉर्ट टू मीडियम टर्म की अगर मैं बात करूं दिसंबर एंड तक या जनवरी फर्स्ट फोर्टनाइट की, तो वहां तक एक बार हमारा मानना है कि 9,150 तक जो है भाव धनिया के जा सकते हैं। और जिस तरह से सोइंग की मैंने बात की, अगर नंबर उम्मीद के मुताबिक अगर वहां पे सोइंग में गिरावट देखने को मिलती है, तो हमारा मानना है कि वर्ष 2026 में धनिया 10,000 के स्तर को फिर एक बार पार कर सकता है। तो ओवरऑल एग्रो कमोडिटी पेज में धनिया एक बेहतर कमोडिटी वर्ष 2026 के लिए दिखाई देती है, कमल जी। ये तो बात हुई एनसीडीएक्स में लिस्टेड दो मसाला कमोडिटी जीरा और धनिया की। अब हम बात करें एमसीएक्स में लिस्टेड इलायची की। तो इलायची में मनोज जी इस बार जो केरल और अन्य कर्नाटक दूसरे क्षेत्रों से जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें ये व्यापारियों का कहना है कि फसल ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन ग्वाटेमाला में काफी कमजोर है फसल और भारत में फिर अच्छी है। तो इलायची अगर हम वायदा की यहाँ बात कर लें तो वायदा में आप किन लेवल्स को ध्यान में रख के ट्रेडर को ट्रेड करने की सलाह देंगे? देखिए, इलायची में निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ पे भारतीय जो फसल है वो इस बार अच्छी रह सकती है, लेकिन जो ओवरऑल जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमतों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ग्वाटेमाला की जो क्रॉप है उसके जो नंबर्स है वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पे जो टेंशन्स भी देख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो या ट्रेड टेंशन्स हो, तो उसके चलते भी ये एक इंटरनेशनल कमोडिटी होने के चलते जो है काफी असर इन सारी चीजों का भी इसके ऊपर पड़ता है। मेरा मानना है कि बहुत ज्यादा गिरावट ये कमोडिटी में देखने को नहीं मिलेगी। पिछले हम काफी समय से देख रहे हैं कि 2,400 से 2,850 की रेंज में यहाँ कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ पे बेहतर सोइंग के नंबर्स रहते हैं, तो कीमतें फिर एक बार अपने जो सपोर्ट्स लेवल है 2,450 से 2,400 उसको टेस्ट कर सकती है, लेकिन बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती है। और ऑन द अपसाइड हमारा मानना है कि ग्रेजुअली कीमतें फिर एक बार 2,880 से 3,000 के स्तर को टेस्ट कर सकती है। तो एक जो दायरा है 2,400 से 3,000 का, वो इस कमोडिटी में शॉर्ट टर्म में बना रह सकता है। जी, और हम मनोज जी अब हम वापस एनसीडीएक्स में लिस्टेड कैस्टर पे आते हैं। तो कैस्टर के प्राइस उम्मीद के अनुरूप मजबूत रहे, तो कैस्टर में अब क्या संभावना आपको नजर आती है? केस्टर सीट का अगर हम देखें कमल जी, तो यहाँ पे 6,480 काफी मजबूत सपोर्ट थे केस्टर सीट के लिए। और वो यहाँ पे कमोडिटी लगातार होल्ड करती हुई नजर आई। हमने ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली भी आते हुए देखी थी, लेकिन वो सपोर्ट्स लेवल जो होल्ड रहे, और हमने निचले स्तरों से फिर अभी पिछले कुछ सेशंस में एक अच्छी बढ़त यहाँ पे आते हुए देखी है। हमारा मानना है कि 6,600 से 6,500 का जो दायरा है वो एक मजबूत सपोर्ट रेंज जो है इस कमोडिटी के लिए रहेगी। तो अगर यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है, तो वहां पे 6,600 से 6,500 की रेंज में इसमें बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस वहां पे 6,380 के आसपास का रखना चाहिए। ऊपर में 6,950 और 7,040 वहां तक के जो स्तर है, फिर एक बार ये कमोडिटी दिखा सकती है। तो डिप्स में बाय करना चाहिए। ऊपर में 7,040 तक के स्तर जो है कैस्टर सीड में देखने को मिल सकता है। नहीं मनोज जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए कमल जी, उसमें हमारी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन रिकमेंडेशन होने के चलते क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। एग्री की किसी भी कमोडिटी में अगर कोई रणनीति ट्रेडर या निवेशक बना रहे हैं, तो अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह से ही बनाए। आपका धन्यवाद, शुक्रिया मनोज जी। थैंक यू।